कुछ ऐसे सेफ गार्ड करने के लिए कि मैंडेटरी हो गया कि ये चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो इतना इतना कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में था। और थोड़ा बहुत कुछ होगा, जो कभी कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन शायद कभी न कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन हो चुका है। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आएगा 98 अमेंडमेंट एक्ट 2012, 2012 का 98 अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ देखो सब बिल्कुल नंबरिंग वाइज याद रहना चाहिए एंड ईयर वाइज। तो 98 में जो आता है 98 अमेंडमेंट एक्ट, ये 98 अमेंडमेंट एक्ट था 2012 में। अब देखो ये क्या है, प्रोवाइडेड फॉर, ध्यान से देखो, प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल प्रोविजन फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये रीजन है कर्नाटका का ही, लेकिन कर्नाटका और हैदराबाद के नियर वाले रीजन। यहाँ क्या है कि ये जो रीजन था ना वो काफ़ी पीछे चल रहे थे, बैकवर्ड चल रहे थे एजुकेशन में, ये नॉर्मल एजुकेशन में या वोकेशनल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, अकाउंटेंट में, इस सब में, वोकेबलरी एजुकेशन में या और अदर एजुकेशन में जो कहो, ग्रेजुएशन में हो गया, 11-12 में कह दो, तो ये सब में एजुकेशन में इनका रिप्रेजेंटेशन कम था, जॉब में भी इनका रिप्रेजेंटेशन कम था। तो और पुअर लोग काफ़ी थे, तो ये रीजन डेवलप भी ज़्यादा नहीं था। तो ये रीजन एक तो पहले इसको डिमार्केट कर दिया गया बढ़िया से कि ये कर्नाटका का ही रीजन था, लेकिन इसको नाम दिया कर्नाटका हैदराबाद का रीजन, और लैंडमार्क को अलग अलग बढ़िया से डिसाइड किया कि ये है कर्नाटका का रीजन, और पार्टिकुलरली कर्नाटक के रीजन से कंसर्न है, ना कि ये हैदराबाद वाला। हैदराबाद कैपिटल किसका है? तेलंगाना का, और आंध्रा का अमरावती। तो देखो, प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड, ये तेलंगाना नहीं बोला गया, ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का ही वो रीजन है, लेकिन सही तरीके से उसको एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया और यहाँ डिमार्केट भी किया गया। इसमें 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, मैं बता दूं, उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका बीदर, बेल्लारी, रायचूर, कोपलिक, फिर यदगिल, और फिर आ जाता है आपका गुलबर्गा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 4 नहीं 6। ये 6 रीजन काफ़ी बैकवर्ड थे, पीछे थे, ऐसे उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया कर्नाटका के रीजन के लिए, और एरिया भी सही से डिमार्केट किया गया। देखो ये रीजन के लिए प्रोविजन जो बना उसके लिए आर्टिकल कौन सा था? 370 में मैंने बताया था ना, एफ सिक्किम के लिए, GHI मी आर्ग के लिए, मिजोरम अरुणाचल गोवा, GHI जे बना इसके लिए प्रोविजन 371 जे स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया। ठीक, अब देखो आगे अभी बताऊंगा। द स्पेशल प्रोविजन एम टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश, एम टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। देखें, एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड, पैसे जो सरकार से जो फंड मिल रहे हैं इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसके लिए? आगे देखें, टू मीट द डेवलपमेंट नीड ओवर द रीजन एज वेल एज इनहांस human resources and promote employment from the region by providing local cadre in service and reservation in education and vocational training institution। देखो ये बता चुका हूँ, एक तो फंड जो है इक्विटेबल, जो सरकार से जो फंड हो रहा है यहाँ के लिए भी फंड मिले, ऐसा नहीं कि इस रीजन को फंड ना मिले, तो फंड इक्विटेबल होना चाहिए। वही है कि देखो एक एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड टू मीट द डेवलपमेंट नीड, इस एरिया को विकास के लिए जो फंड पैसे की जरूरत है, जो पूंजी की जरूरत है एक तरह सरकार से जो मिल रहा है, तो इस एरिया को भी सफिशिएंट मात्रा में और जैसे सबको मिलता है तो मिलना। दूसरा बात, एक तो लोकल कैडर में, वहाँ के जो उस एरिया से जो कैडर में है, लोकल कैडर मतलब उस स्टेट का जो कैडर है, उस पे इस एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, इस एरिया के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिले, जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये लिखा है क्रिएशन ऑफ लोकल कैडर। देखें
फॉर द रीजन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द लोकल कैडर इन सर्विस एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल वो एंड वोकेशनल। तो उस रीजन के लिए एक तो लोकल कैडर जनरेट हुआ, लोकल कैडर में यहाँ के लोगों को मिलेगा जॉब। उसके साथ साथ रिजर्वेशन किस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी हो गया आपका, उसके अलावा कॉलेज हो गए उसमें, स्कूल हो गए, एंड वो क्या है वोकेबुलरी देखें, एंड है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन किसको बोला जाता है, वोकेशनल कोर्सेज, जो जो कोर्सेज वोकेशनल कोर्स कहलाते हैं। ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, तो ये वोकेशनल एजुकेशनल नहीं कहलाते हैं। उसके अलावा ऐसा एजुकेशन जिसमें आपको स्किल, प्रोफेशन उसको वो सिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया लॉ सिखाया गया, मेडिकल की ट्रेनिंग, मेडिकल पढ़ाई हो गई, इसका अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे ब्रांचेज हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब कोर्सेस आपका, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो गया, तो ये आपका या आपका पॉलिटेक्निक के अलावा और कुछ हो जाता है, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शायद, और होता है आईटीआई। तो ये सब कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं। तो उसमें इनको रिजर्वेशन के लिए इस एरिया वाले रीजन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कौन कौन रीजन हो गया बता दिया, कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो गया, और किस किस फील्ड में ये। तो और इसमें ऐसा कुछ और कुछ बचा नहीं, 371 जी चाहिए एफ, देखता हूँ और कुछ है क्या, नहीं और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। देखो एफ तो ये था, GHI, GHI, FGHI, GHI गोवा के लिए एक स्पेशल प्रोविजन में इतना था कि मिनिमम यहाँ 30 सीट कम से कम होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, बस इतना ही प्रोविजन गोवा के लिए था। और अरुणाचल के लिए, सॉरी मैंने पहले बार बताया था, थोड़ा सा उल्टा बोला गया था। अरुणाचल के लिए था कि गवर्नर है जो इंश्योर करेगा कि, देखिए अरुणाचल एंड नागालैंड में काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो अरुणाचल में था कि गवर्नर इंश्योर करेगा कि पीस मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो, कोई कुछ उसमें प्रॉब्लम आए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन अपना डिस्क्रिशनरी भी डिसीजन, अपने मन से भी डिसीजन ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो था अरुणाचल प्रदेश का स्पेशल प्रोविजन। एंड जो मिनिमम सीट कम से कम 30 से कम नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो था अरुणाचल वाला प्रोविजन, अरुणाचल का स्पेशल प्रोविजन दिया गया। तो मी में था GHI, तो GH में हो गया आपका अरुणाचल। मिजोरम के लिए वो कुछ नहीं, 40 सीटें, एंड उनका जो पार्लियामेंट के जो लॉ होगी उस पर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसके इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। ये देखते हुए वर्ड में गवर्नर मॉडिफाई कर सकती है या नहीं अप्लाई होगा। क्या मिजो की जो कस्टमरी लॉ प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस लॉ है, उसका जो प्रैक्टिसेस उस बेसिस पर। बाकी लैंड ऑनिंग या लैंड आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र, उसका वो देखते हुए वर्ड में साथ में उनका भी जो कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस जो अप्लाई होगा किस पर, उनके सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस पर। ऐसा ऐसा था, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ नहीं था इसके मिजोरम के लिए। तो मिजोरम, अरुणाचल, गोवा भी हो गया, ये कर्नाटका वाला रीजन ये भी हो गया, और कौन सा बचा, और मणिपुर के लिए कुछ नहीं। मणिपुर के लिए जो हिली एरिया है उसके लिए कुछ ऑटोनोमस काउंसिल होगी, ऑटोनोमस काउंसिल उस रीजन के लिए अपना रिपोर्ट देंगे, गवर्नर को रिपोर्ट करते रहेंगे कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। ऐसा है मणिपुर के लिए। असम के लिए कुछ क्या है कि ट्रैवल वाला रीजन के लिए वैसे ही है कि ट्रैवल नहीं, शेड्यूल रीजन के लिए असम के लिए सेम बात था। असम के लिए सिर्फ ऐसे ही काउंसलिंग वाउंसलिंग की बात है, कोई बहुत बड़ा कुछ असम के लिए भी नहीं है। असम के लिए 371B है। देखो रफली मैंने धीरे धीरे सबका पहले से अब तक में सबको डिस्कस कर चुका। नागालैंड के लिए जो ट्रांसैंग रीजन स्पेशल रीजन है उसके लिए भी ऑटोनोमस काउंसिल या रीजनल काउंसिल उसका भी बता चुका हूँ। और नागा में भी नागा कस्टमरी लॉ, ये सब प्रैक्टिस है, रिलीजियस लॉ एंड प्रैक्टिस, वो सब वर्डिंग का इस्तेमाल होता है। नागालैंड आपका कवर, असम भी हो गया, मणिपुर भी हो गया। आंध्रा के लिए तो कई बार बता चुका हूँ। सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविज़न देकर, सिक्किम के लिए मैंने भी उसके लिए भी बता दिया। सिक्किम के लिए भी सिक्किम के लिए प्रोविज़न है 31F में। तो सिक्किम के लिए भी कुछ नहीं था कि सारे रीजन में जो जो पीछे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो,
ऐसा कंस्टिट्यूंसी डिक्लेयर करे कि उस रीजन वाले लोग, उसी कम्युनिटी वाले लोग बिलोंग करें, और उस कम्युनिटी का ही रिप्रेजेंटेशन हो, एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन हो, असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो, फंड है जो उस रीजन के लिए जाए, ऐसा मिला जुला के स्पेशल प्रोविजन फॉर सब सारे स्टेट हो चुके हैं डिस्कस। समझ गए? क्योंकि मैं ऐसे बोल दिया इसलिए क्योंकि यार कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका, कहीं ना कहीं आया है, मुझे याद है, कहीं ना कहीं बताया है। देखो देखो देखो, बड़वाली इतना बोल दिया, ठीक, इतना पढ़ा दिया। उसके अलावा देखो, आप कोई वो चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर कोई बुक से, किसी भी बुक से पढ़ो, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा, अंदर जाते रहेगा, आपको इतना बताया तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेगी। तो अब ये वेट नहीं करना है कि ये सर जब वो चैप्टर, जब नोट्स के फॉर्म में, जब ये स्लाइड में पढ़ाएंगे तो ही मैं पढ़ूंगा। मैंने जितना जितना बताया है, समझो आपको पढ़ा दिया है। क्यों? हो सकता है वो आने में मुझे काफ़ी टाइम बाद में आओ, काफ़ी बाद में, लेकिन उतना दिन तक आपको वेट नहीं करना है। समझ गए? कि बाद में कब आएगा ये लेक्चर तो मुझे तभी मैं वो चैप्टर पढ़ूंगा, नहीं, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया इसलिए तो पढ़ाया है, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। अभी के साथ साथ, करंट के साथ साथ अभी जो पढ़ा है, ये चैप्टर के साथ साथ वो चैप्टर भी कवर करने का पर्पस होगा कि आप उसको भी पढ़ें, समझ सकते हैं। और क्या इसमें मगअप करना है, याद करके रखें, रिटेन करके रखें। और जितना बोला है, जितना पढ़ाया है, आप उसको देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे आ जा रहे हैं। अब बाकी तो थोड़ी बहुत जो बचती है वो आपको खुद तो मेहनत करना ही है, खुद याद करना ही है। समझ गए? इसलिए बीच बीच में ला दिया है, कहीं बहुत देर होए बाद में आऊँ तो फिर बाद में हुआ कि चैप्टर ही नहीं मेरा खत्म हुआ, सिलेबस नहीं खत्म हुआ। तो घूम फिर के उतना देर से पढ़ाते पढ़ाते उतना दिन से आपको लगेगा कि सिलेबस आपका मैक्सिमम, मैंने वर्बली तो, वर्बली भी कोई शॉर्टकट में नहीं, डिटेल में ही मैंने आपको बताया है। बाकी नोट्स वोट्स की जो बात है वो तो बुक में है, उतना चल जाएगा। बाकी जो ऐसे मैं अपना देता हूँ तो बुक से ही कहीं ज़्यादा बियॉन्ड होता है, वो आपको ही पता है। तो कम से कम जितना ये दिया है वो तो अलग बात है, जितना पढ़ा दिया बुक से भी पढ़ लोगे तो उतना आप, यू विल बी एबल टू आंसर प्रीलिम्स, मेंस, एवरीथिंग इंक्लूडिंग इंटरव्यू में भी आप कर लोगे, जितना आप, मैंने बोला उतना ध्यान से सुना एंड उसके बाद पढ़ा है तो। ठीक है, चलो जी। तो अब है ये हुआ आपका 98। 97 क्या था ये तो बता दिया था। 97 के बाद 98 हुआ, एंड देखोगे 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 98 हुआ आपका कर्नाटका वाला रीजन के लिए। 98 के बाद होता है 99, ये हुआ आपका, देखो 99 जुडिशियल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। और NJAC एक्ट भी लाया गया, और पार्लियामेंट में इसके लिए ये अमेंडमेंट करके क्या लाया गया, रिप्लेस द कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम या कलेजियम, कलेजियम ही बोला जाता है, कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, विथ ए न्यू बॉडी कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। NJAC कहा गया। हाउएवर इन 2012 15 सॉरी 14 में ये एक्ट लाया। फिर एक एक्ट के बाद एक NJAC करके एक रूल, एक बिल अलग से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके एक एक्ट भी आया था, और ये अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट के लिए जो है प्रोसीजर, जिसमें कलेजियम सिस्टम है, सॉरी कलेजियम सिस्टम है, वो अब से कलेजियम सिस्टम नहीं रहेगा। इसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश होगा। कमीशन के लिए मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया कि उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। एक पल के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। फिर उसके अलावा फिर साथ में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी थे, 3 मेंबर उसमें कोर्ट जुडिशियरी से भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ सिर्फ मतलब आप कह सकते हो कि नॉन जुडिशरी से बिलोंग करते थे, जुडिशरी से थे। इसमें कौन कौन से थे मेंबर, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके मेंबर कौन कौन थे। 3 मेंबर वो हो गए, 3 मेंबर जुडिशरी से बिलोंग करने वाले मेंबर थे, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए, फिर हाई कोर्ट के जजेज, चीफ जस्टिस की बात था, कोई और एक और जजेस का बात था, ऐसे प्रोविजन था इसमें। लेकिन इतना होने के बाद भी 50-50 ऑलमोस्ट था दोनों का, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड किया। देखो, इस अमेंडमेंट से पहले अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम था क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में शुरू से
कोर्ट में जजमेंट होते गए ऐसे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो करेंट सिनेरियो जो चल रहा था अपॉइंटमेंट का, उसका क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंटमेंट होता है, या हाई कोर्ट के जजेस का पहले मैं बता दूं अपॉइंटमेंट किया जाता है। पहले तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कौन एलिजिबल है ये पता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन एलिजिबल है। उसमें एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबिलिटी है कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के जजेज, 10 साल आप हाई कोर्ट के लॉयर रह चुके हो, या तो कंटिन्यूअस रह चुके हो या बीच में गैप करके, टोटल मिला के 10 साल, एंड 5 ईयर आप हाई कोर्ट के जजेज रह चुके हो, तो ही आप एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। फिर हाई कोर्ट के जज के लिए क्या एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक। फिर वैसे ही 10 ईयर का है जो आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जजेज रह चुके हो, और 5 ईयर आप उसमें 5 ईयर आप हाई कोर्ट के नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहाँ आप जुडिशियरी में रह चुके हो, 5 ईयर रह चुके हो आप। साथ में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होंगे, वो भी एलिजिबल होंगे। डिस्टिंग्विश कौन होंगे, डिस्टिंग्विश मतलब इनके नज़र में कौन माना जाएगा कि जूरिस्ट, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट पार्टिकुलरली जिनको लॉ का नॉलेज है, पार्टिकुलरली जो ये आएगा एकेडमिक से। एकेडमिक मतलब जो हाँ लॉ की पढ़ाई हो रही है, लॉ के लिए यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज हो गए, वहाँ जो कई किताब लिख चुके हैं, कई वो पीएचडी में थीसिस कर चुके हैं, उनके अंदर कई पीएचडी थीसिस कर चुके हैं, ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कहलाएंगे। अब तक किसी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है जजेज का, तो ये क्वालिफिकेशन होता है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या था, चल रहा था कि जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के जज में, हाई कोर्ट के जज के लिए, उसके लिए 5 जजेज का एक कॉलेजियम होगा, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड 4 जो जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, मतलब सुप्रीम हाई चीफ जस्टिस के नीचे जो 4 आए, 4 मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर उसके बाद जो 4 एबव वाले जो जजेज रहे सीनियरिटी में, वो 4 एंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज एंड एक चीफ जस्टिस, 5 जजेस का कॉलेजियम होगा। ये नाम रिकमेंड करेगी, नाम रिकमेंड करके किसको भेजेगी, गवर्नमेंट को भेजेगी, सरकार को। तो कई नाम को चुना, इनको नाम में से आपको इनमें इतना नाम, जैसे 10 नाम लिया, 10 में से सरकार चाहे 4 पोस्ट है तो 4 लोगों को इनमें से 10 में से किसी 4 को अपॉइंट करे, ठीक है। तो वो सरकार की मर्जी है अपॉइंट करे या ना करे, तो हो सकता है कि ना ले, या आज डिसीजन ले या बाद में ले, ये कर सकती है। और प्रेसिडेंट को पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंटमेंट के लिए असेंट देंगे। ये होता है अपॉइंटमेंट का। अब है मैं बता दूं, वो हाई कोर्ट का जज बना, हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट में लाना तो ऐसे ही ये कॉलेजियम वाला सिस्टम, और ये रिकमेंड करेंगे कौन से हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना चाहिए, नाम रिकमेंड करेंगे, देंगे, उसी में से चुनना है गवर्नमेंट को, कोई और से नहीं चुनना उसी में से जो नाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने जो दिया है कॉलेजियम ने, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अगर बनाया जाएगा किस बेसिस पर, सीनियरिटी के बेसिस पर, कि जो ज़्यादा सीनियर है, कब से अपॉइंटमेंट हुआ, कब से ज्वाइनिंग हुआ, उस बेसिस पर सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। क्लियर। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर बनाना है तो हाई कोर्ट में जो जो जजेज हैं वहाँ भी सीनियरिटी देखी जाएगी, वो सीनियरिटी के आधार पर हाई कोर्ट के जजेज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा उस बेसिस पर। अब ये बोल सकते हो कि हो सकता है कोई अभी सीनियरिटी में दूसरा नंबर पर है, इसका नंबर है चीफ जस्टिस बनने का अगले साल, क्योंकि चीफ जस्टिस रिटायर होंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली सीनियरिटी वाइज उस जज को ट्रांसफर करके भेज दिया गया दूसरे हाई कोर्ट में। और जिस हाई कोर्ट में भेजा वहां वो सीनियरिटी पे किस लिस्ट पे पहुंच गए, 7वें 8वें पर, क्योंकि उससे पहले ज्वाइनिंग करने वाला और पहले थे वहां। अब इसको नंबर आएगा कभी बनने का, वहां उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नहीं आएगा, आते आते तक रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम चाहेगी तो हाई कोर्ट का भले चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, लेकिन उस हाई कोर्ट से डायरेक्ट चाहे तो उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए नाम रिकमेंड कर सकती है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं सब चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हीं का नाम आता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए।
बहुत ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं है, उससे पीछे हैं, फिर भी उनका नाम वहाँ रिकमेंड किया जाता है परफॉर्मेंस के आधार पर। अब बोलोगे कोई पैरवी हो, पहुंच हो, डर से हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन ठीक है, कुछ होते भी होंगे, हर जगह होते हैं, इसमें नहीं है। टैलेंट मैटर करता ही है, टैलेंट, वो कितना टैलेंटेड है, कितना अच्छा डिसीजन लिया गया है, कितने उनके जजमेंट जो है। देखो, मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं ना, मैक्सिमम हाई कोर्ट के जजेज के बारे में जानते हैं कैसे, क्योंकि उनका सारा का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जजमेंट में तो लिखा रहता है ना किस जज ने जजमेंट दिया है, तो कितने जजमेंट उनको हमने पलट दिया। अगर पलट दिया इसका मतलब उनके जजमेंट में गड़बड़ रहा, और बहुत सारे जजेस का जजमेंट पलटाया नहीं, हमने भी वही जजमेंट दिया, तो इसका मतलब इस जज का सोच बिल्कुल हमसे मैच करता है, ब्रॉड थिंकिंग, जैसे हम ब्रॉड थिंकिंग वाले लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज, हम जो निष्पक्ष रहते हैं, अनबायस रहते हैं, तो वो भी अनबायस है, किसी के लिए बायस नहीं है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको नाम रिकमेंड कर सकती है ऐसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जब जब जज बनेंगे तो ऐसा सीनियरिटी डिसाइड होगा। अब बता दूं, एक जज को दूसरी जगह से ट्रांसफर हाईकोर्ट के जजेस को किया जाता है, तो ऐसे ही कलेजियम सिस्टम है ही, साथ में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस हाई कोर्ट से उनको वहां भेजना है उस हाई कोर्ट से कंसर्न किया जाएगा, चीफ जस्टिस से, जहां भेजा जा रहा है वहां के चीफ जस्टिस से बात किया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा, जो भी हो, तो ही इस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ये था ट्रांसफर का, अपॉइंटमेंट का बता दिया, प्रमोशन का मतलब एक कोर्ट से दूसरी जगह कैसे होता है, तो ऐसे इनका था कलेगियम सिस्टम। कलेगियम सिस्टम को हटाकर लाना था ये प्रोविजन का, कुछ इसमें हम लोग पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होंगे। जुडिशरी को लगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, पॉलिटिक्स होना शुरू होगा, वो लोग आएंगे, तो यहाँ भी जो हमारे जो 3 जज हैं इनको भी लुभाना उभाना कि हम इनका नाम आगे ला रहे हैं, तुम भी इनको नाम तुम सपोर्ट करो, तुम भी कहीं ना कहीं ये लोग घुस कर जो वहाँ सरकार तोड़ो, सरकार जोड़ो, सरकार गिराओ और इसके सरकार साथ मिलकर सरकार बनाओ, यहाँ भी ये सब शुरू करेंगे। तो कोर्ट बिल्कुल इसमें नहीं चाहते कि जुडिशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, वही है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 50 है ना, 50। तो वो तो उसमें क्या है कि सरकार कोशिश करेगी, स्टेट विल इंडेवर टू इस्टेब्लिश सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन हुए, मिनिस्टर, और जुडिशियरी जो जजेज हुए। तो इसलिए एनजीएससी को जब लाया गया था तो और ये साथ में स्टेटमेंट वही जजमेंट आएगा, तो उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस दिस बेसिक फीचर कैन नॉट बी curtailed, कैन नॉट बी टेकन अवे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक फीचर है जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, तो इसको आप कर्टेल कम नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इस ग्राउंड पर है जो इसको क्या कर दिया गया, इसको इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट बता दिया, ट्रांसफर भी बता दिया, और कुछ बचा बाकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज। हाँ, बाकी फेडरेशन का फीचर है, फेडरलिज्म का भी फीचर है। फेडरलिज्म का एक फीचर है ना कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे फेडरलिज्म का फीचर है क्या है, फेडरल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला में, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर, बाई कैमरलिज्म, दो पॉलिटी होगा, जैसे एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट, लोकसभा होगी, राज्यसभा, पूरे लोकसभा पूरा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, राज्यसभा लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट के एमएलए तो वोटिंग करते हैं ना, तो ये हो गया। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो फेडरलिज्म मेंटेन रहेगा, क्यों, सेंट्रल स्टेट का जो डिस्प्यूट है तो उसमें बायस नहीं होगा जुडिशियरी, और सेंट्रल मैटर, स्टेट का मैटर, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, दोनों को जुडिशियरी सुनती है, मतलब हाई कोर्ट या और सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये सब फेडरलिज्म का फीचर है। और पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट तभी रहेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली वे में अमेंड नहीं किया जा सके, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और या कहो मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब बनाकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट में बात रखा जाता है, डिस्कशन होता है, वहाँ बिल लाया जाता है, और जो हमारे मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट से उठा के उसी से निकले हैं, तो और मिनिस्टर तो वहाँ आते हैं, जाते हैं, डिस्कशन होता है, ऐसे उनको हम
एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के हटा सकते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स ना पास करके हम मिनिस्ट्री को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और सेंसर कर सकते हैं मिनिस्ट्री को। ऐसे ऐसे है। नहीं कुछ हुआ तो अल्टीमेटली लोकसभा को डिजॉल्व करके एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, मतलब काउंसिल मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा को ही डिजॉल्व कर दे। तो मतलब ऐसे ऐसे सब रिलेशन बना हुआ है, कहने का मतलब ये बता रहा। तो ये फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे ग्राउंड करके इस अमेंडमेंट को कर दिया गया क्या, नल एंड वॉइड। तो हमारा जो 99th है NJAC वाला, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसमें इतना ही है, यही सब ये जितना मैंने बोला ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है जी। बाकी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट कैसे होता है सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। बताया है ना कि जब अपॉइंटमेंट के बाद उनके सर्विस कंडीशन को कम नहीं किया जा सकता है, जो पेंशन मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, जो एडवांटेज मिलेगा, उसमें कमी नहीं किया जा सकता। कंसोलिडेट फंड से इनको पैसे मिलते हैं, अपना स्टाफ ये खुद अपॉइंट करते हैं, इनका टेन्योर फिक्स है। उससे पहले हटाने का ग्राउंड तभी है जब पार्लियामेंट में हटाया जाए, उसके लिए मोशन लाया जाएगा। राज्यसभा में 50 मेंबर, लोकसभा में 100 मेंबर, दोनों के लिए, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए। वहाँ इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए, स्पीकर या चेयरमैन मैटर को लिया, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोई डिस्टिंग्विश जुडिस। इंक्वायरी में पाया गया कि गिल्टी है तो मोशन को लिया जाएगा, वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वोटिंग होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट एसेंट देंगे और उनको हटाया जाएगा। ऐसे प्रोसीजर हटाने का। और भी उसके लिए ग्राउंड है कि अनसाउंड माइंड के उसके लिए किस केस में उनको हटाया जाए, कि मिस बिहेवियर के कारण या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, करप्ट हो गए, तो ऐसे ग्राउंड के कारण ही उसको हटाया जा सकता है, जजेज को हटाया जा सकता है। बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर दिया गया है जजेज को, तो ऐसे करके इंडिपेंडेंट उनको रखा गया है। जुडिशियल रिव्यू करते हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को जो लगे, या रूल को बाय ऑर्डर को, कि जो लगे कि ये कहीं ना कहीं इरेशनल है, कहीं ना कहीं ये मालाफाइड इंटेंशन लगता है। तो ये सब था बहुत सारा, बाकी सब बता दिया। रीट जुडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, सिविल जुडिक्शन, क्रिमिनल जुडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ इनका रिकॉर्ड क्या होता है, बस जुडिशियल रिव्यू, हर चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। ये काफ़ी बड़ा हो गया ये, इतना कैसे बड़ा हो गया। हाँ जी। तो चलो, तो इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत अब क्या है, इतना सारा बता दिया, पहले भी कई बार से डिस्कशन चलता आ रहा है। तो NJC हो गया। अब चलते हैं NJC के बाद चलते हैं 100 अमेंडमेंट एक्ट। 100, 100 सेंचुरी। सेंचुरी में क्या आता है देखिए, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। सेंचुरी वाला अमेंडमेंट 2015 में हुआ। अब इसके बारे में मैं बता दूं, ये है जो शायद यार यूनियन मैंने पढ़ाया था ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो वहाँ मैंने ये डिस्कस किया था। तो ये हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ, ये किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हुआ। बांग्लादेश के साथ हमने टेरिटरीज कुछ इनक्लेव, इनक्लेव मतलब छोटे छोटे कस्बे को बोला जाता है। उस इनक्लेव के साथ कुछ इनक्लेव हमारा लगभग 51 इनक्लेव हमने उनसे लिया, और 111 इनक्लेव हम हमारे इनक्लेव को उन्होंने उनको दिया। ये मैं थोड़ा सा इसका रफली है जो मैं बता दूं। देखो, आ, ये बांग्लादेश के साथ जो लैंड एग्रीमेंट हुआ, रेड क्लिफ जो लैंड बाउंड्री जो डिसाइड किया था, तो कुछ रीजन में रेड क्लिफ ने बेरुबड़ी यूनियन वाले जो कुछ रीजन था, बेरुबड़ी यूनियन पहले भी डिस्कस हुआ है ये। तो कुछ रीजन में जहाँ है जो एग्जैक्ट लैंडमार्क डिमार्केट नहीं हुआ था, रेड क्लिफ ने नहीं किया था। रेड क्लिफ जो कमीशन बैठाई गई थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री डिमार्केशन के लिए, बाउंड्री कमीशन जिसको बोलते हैं। तो डिस्प्यूट वो हुआ कि पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं अभी, था कि ये जो रीजन जो है जिसको कुछ ऐसा रीजन है जहाँ बाउंड्री डिमार्केट नहीं हुआ, जिसको आप क्लेम कर रहे हो, अगर बाउंड्री को लाइन को सीधा किया जाए तो मेरे रीजन में आ जाएगा जिसको आप अपने पास रखे हुए हो। ठीक है।
और जो मेजॉरिटी पीपल जो हमारे रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब हम बांग्लादेश वाले रीजन से, तो ये डिस्प्यूट बार बार चल रहा था कि ये रीजन हमें, आपको हमें दे दे। और यहाँ ये गलती से लगभग 6.1 किलोमीटर का जो एरिया था, यहाँ बाउंड्री लाइन तो कोई डिमार्केट किया ही नहीं गया, मैप में छोड़ दिया गया है, जल्दी में करके चले गए। तो अगर वो लाइन खींचा जाए तो मेरे रीजन में आ जाएगा। अब कब्जा है आप लोगों का, कुछ फिर इंडिया का था कुछ रीजन हमारे रीजन में आना चाहिए, जो कब्जा है आप लोगों का। इसके लिए डिस्प्यूट चला। एक बागी ट्राइब्यूनल बैठा, स्वीडन के एक जज थे, जज नहीं जुरिस्ट थे, जिनका नाम था बागी, एल्टमोन बागी ऐसे कुछ नाम था, बस जानो। ट्राइब्यूनल लगभग 77 का 1947 का मैटर था, 49 के आसपास ट्राइब्यूनल बैठा। मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। वो कहे कि ये मेरा एरिया है, वो कहे कि मुझे ये दे दो, वो कहे वो मुझे दे दो। तो इस कारण मैटर सॉल्व नहीं हुआ। और पूरे उधर लोगों ने भी, इंडिया के लोगों ने भी हंगामा करेंगे कि हमारे रीजन आप उसको दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। आप सरकार, प्राइम मिनिस्टर झुक गए, बिक गए, डर गए, ऐसे से बातें चलेगी, नहीं हो पाया। फिर 1960 तक क्या है, फिर मैटर आया। और उसके बाद 60 में प्राइम मिनिस्टर दोनों को, नेहरू एंड वहाँ के नून, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, ये हम इसका डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, हम टेरिटरी जो भी होगी, ये टेरिटरी हम आपको देंगे, आप हमको ले लेंगे, ऐसा सब हो गया। मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और प्रेसिडेंट ने इसके बारे में उनसे आर्टिकल 43 के तहत एक रेफरेंस भी मांगा। एडवाइस ले सकती है ना प्रेसिडेंट लीगल मैटर पर, मैटर ऑफ लॉ के एंड फैक्ट के मैटर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ओपिनियन प्रेसिडेंट को दिया कि ऐसे लैंड नहीं दे सकते, देश को तोड़ नहीं सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी अपना टेरिटरी आप किसी अदर कंट्री को सौंप सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का, ना कि सौंपने का। तो ऐसा चला। तो अल्टीमेटली अमेंडमेंट करके लाया गया, उस अमेंडमेंट का बात कहा गया, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया कि ठीक है, अमेंडमेंट करके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, लेकिन फिर भी मैटर नहीं सॉल्व हो पाया। फिर इंदिरा गांधी ने 1974 में बांग्लादेश लिबरेशन हो गया। 71 72 में देखोगे लिबरेशन वार चला, लिबरेट हो गया, बांग्लादेश अब अलग हो गया। बांग्लादेश के साथ वहाँ शेख मुजीबुर रहमान के साथ फ्रेंडली रिलेशन था। तो साथ में अब मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान साहब जो भी अपना वहाँ मैनिफेस्टो देते होंगे कि हम लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कराएंगे, पाकिस्तान कुछ करता नहीं है, हमारे एरिया को ध्यान देता नहीं है। तो इंदिरा गांधी के साथ करके एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो 1974 में लाया गया। तो देखें, exchange and possession and pursuance of the land boundary agreement 1974 and its protocol। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 में तो आया, लेकिन पॉलिटिकल उसमें खुद इंदिरा गांधी इमरजेंसी में, फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट खुद चली गई। बार बार इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है, ऐसे पॉलिटिकल मैप को या पॉलिटिकल सीनेरियो ऐसे चेंज होते रहा, तो कुछ मैटर बन नहीं पाए, डिसीजन नहीं हो पाया। अब कांग्रेस के गवर्नमेंट में 2011 में अब फिर वो डिसाइड किया कि इसको सॉल्व किया जाए, और फिर एक इसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, नियम, और क्या हम लेंगे, क्या पूरा डिटेल बढ़िया से जांच पड़ताल कमेटी में बैठा के सॉल्व कर दिया गया। लेकिन अब है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पा रहा था, अटक जा रही थी, उतने स्ट्रांग नहीं हो रहा था कि अपने ही लोग है जो इस बात को नहीं मानते आ रहे थे कि भाई लैंड उनको कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, जो भी हो, ऐसे चल रहा था। फिर ऑपोजिशन को तो मौका चाहिए कि ये जो कांग्रेस है जो दिन पर दिन क्या बोल करेगा, कभी बांग्लादेश को टेरिटरी देता है, कभी श्रीलंका को दे देता है, तो कभी ये जो चाइना को उधर नेहरू हार गए, चाइना को दे दिया, या हार गए, पाकिस्तान को टेरिटरी तो ले ही रखा है कब्जा। तो कांग्रेस के पास स्टेबिलिटी नहीं है, उतना पावर नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है, ये देश को ओपोजिशन वाले रहते हैं तो ऐसे ही हाल। देखो, वही काम आदमी अगर जब पावर में आएगा तो सेम काम करेगा, लेकिन अपोजिशन में रहेगा तो जानबूझ के उसको उसमें उंगली करना है, उसको अगेंस्ट में बोलना है। कभी भी अपोजिशन उसको सब कोई बात को, मतलब अच्छे काम को, देखो अपोजिशन का काम होता है क्रिटिसाइज करना, पर कभी ये भी होता है ना कोई अच्छा हो तो उसको अप्रिसिएट भी करना। लेकिन इंडिया का केस में सिर्फ क्रिटिसाइज, सिर्फ नुक्स निकालना, जबरदस्ती खोदना, ये है टेंडेंसी लोगों का बना रहता है। तो फिर बीजेपी का गवर्नमेंट आए, तो बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो थोड़ा अब इनको अपना एसर्ट भी, अपना प्रभाव भी दिखाना था, अपना डोमिनेंसी भी दिखानी थी, अपना को सुप्रीम भी दिखाना था।
तो ये डिस्प्यूट जो था उसको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या हुआ, बाद में ये मैटर को सॉल्व किया गया और टेरिटरी को डिमार्केट किया गया। 6.1 जो था इनक्लेव का एक्सचेंज हुआ। साथ में ऐसे इनक्लेव जो जिस पर हम जबरदस्ती मतलब आता था वो रीजन जिसको बोलते हैं एडवर्स प्रोसेसन, जो आता है बांग्लादेश के रीजन में आता था, लेकिन उस पर हम अपना कब्जा कर रखे थे, अपना अधिकार खेती हो रहा था, हमारे किसान कर रहे थे। हमारे किसान वहाँ कुछ भी आप कह सकते हो कि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कुछ भी अपना ऑक्यूपेशन करके कब्जा जमाए हुए थे। तो ये सब एडवर्स प्रोसेसन का और जो टेरिटरी जो वाकई में जो उनका एरिया बना वो सब का एक्सचेंज हुआ। तो उसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया ये था 2015। ये हुआ आपका 100वां अमेंडमेंट। तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी मैंने ये डिस्कस कर दिया। तो ये टेरिटरी को सौंपने का जो होता है किसी भी आर्टिकल में नहीं होता है। आर्टिकल में इसका प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, मतलब जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल है वहाँ इसका प्रोविजन नहीं है। अब देखो साथ में कुछ और भी इन रीजन को एक्सचेंज आना, इसको देना उसको देना किया गया। तो इसमें 4 स्टेट अफेक्ट हो गए जो आसपास में थे, मतलब 4 स्टेट का टेरिटरी कुछ बांग्लादेश के पास गया, कुछ बांग्लादेश से थोड़ा बहुत हमारे पास आया। 4 स्टेट जो नियर बाय थे देख लो, असम है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा। मैप में देखना ये चारों बांग्लादेश के आसपास। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश में तो ऐसे घुसा हुआ है, मेघालय उसके शीर्ष हेड पे है, और एक साइड में तो आप देखते हो वेस्ट बंगाल है ही, और आसाम का कुछ कुछ एरिया जो है इसके साथ थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश के साथ शेयरिंग हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा होता है। तो चलो जी इतना बता दिया मैंने 100 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अब चला जाए कहाँ, अब चला जाए 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ये है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल 101 अमेंडमेंट एक्ट। देखे तो ये क्या है, पहले मैं थोड़ा रीड करके बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है पेव द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम इन द कंट्री। देख लो पहले उसके बाद बताता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम लाया गया। इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है थोड़ा ये भी बताऊंगा, क्यों लाया गया ये भी बताऊंगा। ठीक, जब आया है चर्चा तो हर चीज। जीएसटी शैल रिप्लेस ए नंबर ऑफ, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट के द्वारा जो बहुत सारे जो टैक्स लगाए जाते हैं उसको रिप्लेस करेगी। एक तो ये हुआ, एंड देखें लेविड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट इज इंटेंडेड टू रिमूव, ये इसका इरादा था क्या, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो जो टैक्सेस कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब दिन मतलब एक ही आदमी को यहाँ भी टैक्स देना वहाँ भी टैक्स देना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कई मतलब कई जगह टैक्स देना। जैसे जैसे क्या है कि मान लिया जाए कि आप है जो एक पल के लिए मान लिया जाए तो जिलेबी बना रहे हो, जिलेबी बना रहे हो, सिर्फ मैं बताओ जिलेबी बना रहे हो, जिलेबी बना रहे हैं तो हमने दूध खरीदा वहाँ भी टैक्स, चीनी खरीदा वहाँ भी टैक्स, और दूध इस पे तो होता नहीं यार, सॉरी जिलेबी के लिए रसगुल्ला बोला, रसगुल्ला, जो दूध खरीदा वहाँ भी टैक्स दे रहे हो, चीनी खरीदा वहाँ भी टैक्स दे रहे हो, गैस सिलेंडर लाया वहाँ भी टैक्स दे रहे हो, आदमी को जो सैलरी दे रहे हैं वहाँ भी जा रहा है, कुछ आदमी इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दे रही है। तो और रसगुल्ला बेचा जा रहा है तो वहाँ भी टैक्स, हर जगह टैक्स है, टैक्स बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट कहा गया। तो टैक्स ज़्यादा देने के कारण रेट भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो ये हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब उसके बाद देखो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोवाइड फॉर ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो एक जीएसटी रहने से सब जगह एक यूनिफॉर्म रूल अप्लाई होगा, और कॉमन नेशनल मार्केट, नेशनल लेवल पर एक कॉमन मार्केट होगा जहां टैक्स का जो फॉर्म रहेगा या ढांचा रहेगा या जो स्लैब रहेगा वो
एक समान रहेगा। समझ गए? तो ये हुआ कॉमन नेशनल मार्केट या रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, इतना तक। इसके बाद चलते हैं द प्रोपोजल सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ है कि जो जीएसटी होगा उसमें दो टाइप हो गया, एक तो स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, एक आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी भी, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक देखें क्या है कि द प्रोपोजल क्या है यहाँ, सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। स्टेट जीएसटी लगेगा और सेंट्रल जीएसटी लगेगा किस पर? सारे ट्रांजेक्शन पर। जिस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन पे, वो जिस लेन देन में क्या चीज का इन्वॉल्व हो, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान का इन्वॉल्व हो, गुड्स का मतलब वस्तु का, एंड सर्विसेज का इन्वॉल्व हो। सर्विसेज मतलब जैसे कि आप मार्केट से एक कोई सामान, कपड़े, दूध, बिस्किट, कुछ भी खरीदा, डेट्स कॉल्ड गुड्स। अब सर्विसेज में आएगा एजुकेशन, पढ़ाया जा रहा है, वहां आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वहां कोई वस्तु नहीं मिल रहा है आपको, कोई आइटम्स नहीं मिल रहा है, कोई गुड्स नहीं मिल रहा है, तो वो आएगा सर्विसेज। लॉयर को फीस दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर सर्विसेज। तो ये हुआ इसको सर्विसेज कहा गया है। तो देखें गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अलावा बहुत सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं, आईटी इंडस्ट्री, ये भी इन सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब टेलीफोन जो आ गया, ये सब सर्विसेज सेक्टर में आता है। कोई सामान उससे आपको थोड़े मिल रहा है, सर्विस मिल रही है। तो ये हो गया ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो ये जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आएंगे, वो होगा किसके से रिलेटेड होगा? उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ट्रांजेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक। एक्सेप्ट क्या है देखो, एक्सेप्ट दोज विच आर केप्ट आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी में सारे टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया, कुछ टैक्सेस को छोड़कर अदर टैक्सेस को जीएसटी में इंक्लूड किया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में किसका ट्रांजेक्शन होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होगा। और उस जीएसटी को कुछ गुड्स, एक स्टेट जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी ऐसे ऐसे डिजिग्नेट किया गया। मतलब जो टैक्स कलेक्शन होगा कुछ स्टेट को जाएगा स्टेट जीएसटी, कुछ सेंट्रल को जाएगा, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी। आगे देखो, अकॉर्डिंगली द अमेंडमेंट मेड द फॉलोइंग, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया, इसने ये फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग प्रोविजन, ये इन नीचे दिए गए जो प्रोविजन मैं अभी बताऊंगा, ये सारे प्रोविजन को बनाया गया। अब देखें ये अमेंडमेंट करके क्या क्या प्रोविजन बनाया गया वो बताता हूँ, बाकी मैं डिटेल तो बताऊंगा, पहले तो ये तो हो जाए। देखें फर्स्ट प्रोविजन क्या है कि कन्फर्ड concurrent taxing power upon the parliament and state legislature। ये क्या है अभी ये बनाकर दोनों को एक साथ टैक्सिंग का पावर दिया गया। पहले क्या था, टैक्सिंग का पावर सेंट्रल जो है अपने यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे टैक्स डिसाइड करेगी, स्टेट स्टेट अपने स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर डिसाइड करेगी। टैक्स जो था, टैक्स कलेक्ट करना, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं था। यहां बनाकर क्या गया, दोनों को एक साथ एक टैक्सिंग का पावर दिया गया, साथ में मिलकर एक तो हो गया। और उसके बाद देखें मे एंड कन्फर्ड कंकरेंट टैक्सिंग पावर अपॉन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर लेविंग जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ, हर ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज या दोनों का, या तो गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का, इसके ट्रांजेक्शन के लिए दोनों को कंकरेंट टैक्सिंग पावर का राइट मिला, अधिकार मिला। फर्स्ट वन ये है। सेकंड वन देखो, डिस्पेंस द कंसेप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड गुड ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कुछ गुड्स को, कुछ वस्तु सामान को इसको डिक्लेयर क्या किया गया था, इससे डिक्लेयर किया था, इसके लिए वर्डिंग यूज हुआ था कि डिक्लेयर्ड गुड ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो कुछ गुड के लिए जो वर्डिंग था डिक्लेयर्ड था गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। जैसे मैं बता दूं, इसमें आपका क्या आएगा, जैसे कि कौन से गुड को डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेयर्ड गुड ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, जो खाने पीने की जो चीजें हैं, बेसिक नीड है,
जैसे कि आपका हो गया राइस हो गया, व्हीट हो गया, और उसके बार्ली हो गया, जौ हो गया, कॉटन हो गया, ये सब को डिक्लेयर पहले किया गया था। क्या डिक्लेयर किया गया था? डिस्पेंस द, खत्म कर दिया, डिक्लेयर गुड ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो ये जो वर्डिंग, ये कंसेप्ट था, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इसको हटा दिया। थर्ड वन, प्रोवाइडेड फॉर लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट में है, एक है जो सेंटर लेवल पर। जब कोई सामान या सर्विसेज जो दो स्टेट या मोर देन वन स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऐसे केस में जीएसटी क्या है कि ये स्टेट अपना लगाती थी, वो स्टेट अपना लगाती थी। तो ऐसे केस में एक इंटीग्रेटेड जीएसटी कंसेप्ट वर्डिंग आया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी डिसाइड किया जाएगा, उससे जो भी अमाउंट मिलेगा जो कंसर्न स्टेट के बीच में बांटा जाएगा, जिसका कैसे इन्वॉल्वमेंट है। साथ में ये भी एक इंटीग्रेटेड जीएसटी जो आएगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जो कि कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को और कितना जाएगा सेंटर को। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स, क्या बोला ये, प्रोवाइडेड फॉर लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका नाम हो गया जो मैंने बताया था, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यानी इसको कॉल दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके लिए एक आर्टिकल होता है, मत जानो, आर्टिकल 269A, उसमें ऐसा मेंशन है, डजंट मैटर अभी के लिए। एक तो यह हुआ। फोर्थ वन देखें, प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो कहा गया था कि 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर जारी किया गया कि जो ये एक्ट बनने के 60 दिन के अंदर एक जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो काउंसिल जो होगी, इसके मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, इसके चेयरमैन जो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इसके जो मेंबर होंगे डिफरेंट स्टेट के जो फाइनेंस या मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर जो भी हुए वो होंगे, इसके मेंबर होंगे। तो जीएसटी काउंसिल है और सारे स्टेट के पार्टिसिपेंट होंगे इसमें, और इसको इस्टेब्लिश करवाना है वो भी 60 दिन के अंदर। वो भी प्रेसिडेंट का ये है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर रिलीज करेगी जिसके जरिए करवाना है, मैंडेट है। फिफ्थ पॉइंट देखें, मेड द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट। अब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो हो सकता है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के कारण कुछ स्टेट को जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट टैक्स भी तो मर्ज हो गए ना इसमें, तो हो सकता है कि उनका रेवेन्यू जितना जनरेशन हो वो कम हो जाए। तो अगर कम हो जा रहा है, तो मान लिया कि अभी कम हो गया, तो ऐसे केस में बात विचार करेंगे और बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कशन में, ठीक है। कई बार उसका स्टार्टिंग में क्या है कि 3-3 महीने पर ही मीटिंग होती थी, बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठती थी। हर बार ये स्टेट बोलता था कि इतना टैक्स स्लैब होना चाहिए, इतना टैक्स होना चाहिए, हमारे आइटम पर इतना, आपको इतना शेयर, हमारा इतना शेयर। इतना मैटर तो शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो अगर किसी को लॉस होता है तो उसका स्टेट कैसे चलेगा। इस केस में क्या है कि स्टार्टिंग के जो 5 साल तक अगर कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन सेंटर देगी। तो अकाउंट मेड द प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए बता दिया मैंने। 6 देखो, substituted and omitted certain entries in the union and state list of the 7th schedule। यानी 7th शेड्यूल में जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट का है, तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसको या तो उसको रिप्लेस कर गया, कुछ और अदर वर्ड से रिप्लेस किया गया, हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, मतलब जो बता दो, और कुछ को हटा दिया गया। मतलब उसमें जो सब्जेक्ट हैं उस पर होता है ना कि सेंटर का जो सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल लेजिस्लेट करेगी, कानून बनाएगी, उससे रिलेटेड कानून, मतलब जीएसटी से भी, मतलब टैक्स से भी रिलेटेड कानून था तो वो सेंटर बनाएगी। स्टेट का कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट बनाएगी उसके लिए कानून, तो कानून के साथ साथ उसको मतलब उसको चलाने के लिए साथ साथ टैक्स के लिए भी कोई कानून बनाना तो स्टेट बनाएगी। तो बहुत सारे जो बताया कि एंट्री को वो किससे सब्स्टिट्यूट किया गया, ओमिटेड भी किया गया, किससे, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट से। और टैक्सिंग वाला जो सब्जेक्ट था वो तो कंक्रीट लिस्ट में आता नहीं था। अब देखो धीरे धीरे चलते हैं, ये हुआ जीएसटी के बारे में। मैं बता दूं जीएसटी लाने का पर्पस क्या था, कि एक तो टैक्स लोगों को ज़्यादा देना पड़ रहा था, ऐसे कर मानना ये था, ठीक है। साथ साथ टैक्स ज़्यादा देंगे तो लोग टैक्स देने से हिचकेंगे, तो टैक्स कम देंगे तो ज़्यादा ना दे, इससे बड़ा टैक्स देंगे ही नहीं,
टैक्स नहीं देंगे तो देश को इनकम होगा नहीं, देश को सरकार के पास पैसे नहीं है, कंट्री का ग्रोथ करेंगे नहीं, सरकार को कर नहीं पाएगी। ये पब्लिक बेनिफिट से देखा जाए तो पब्लिक पास बर्डन ज़्यादा हो रहा था, जो टैक्स दे रहे हैं, तो जितना उनका कंट्रीब्यूशन, जितना आउटपुट होना चाहिए था, जितना एफिशिएंसी से वर्क करना चाहिए था, उससे नहीं हो पा रहा था। ओवरऑल कंट्री लेवल की बात हो गई ऐसे। फिर जीएसटी कलेक्शन में क्या है कि अगर कंप्लायंस वही कि किसी को टैक्स इतना देना पड़ रहा है तो कौन देना चाहेगा, सब लोग बचना चाहेंगे, तो लोगों का कंप्लायंस नहीं था। बिजनेस के लिए बाहर से भी कंपनियां अगर आ रही है तो उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई स्टेट अपना टैक्स का नियम लगाते हो, कोई दूसरा स्टेट अपना नियम लगाते हो, तो टैक्स का हम इस स्टेट के साथ टैक्स के लिए भी लड़ाई कोर्ट में पहुंचते हैं, कभी उस स्टेट के साथ, और हमारा कंपनी डिफरेंट स्टेट में फैला हुआ है तो हम डिफरेंट स्टेट के साथ हम केसी मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान रहते हैं। तो यहाँ आके इस्टेब्लिश करके डिफरेंट स्टेट में सेटअप करना नहीं चाहेंगे अपना कंपनी या अपना फैक्ट्री। तो ये सब जीएसटी से पहले जो टैक्स का था ये डिमेरिट था। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स का स्ट्रक्चर, टैक्स का अपना नियम, टैक्स का स्लैब अलग था। तो स्लैब मतलब इतना इनकम रहेगा तो इतना टैक्स, इससे ज़्यादा रहेगा तो इतना टैक्स। तो कोई है जो लग्जरी टैक्स लगा रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहा है, तो कोई है जो एंट्री कर रहे हैं उसका टैक्स लगा रहा है कोई स्टेट। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में अपने हिसाब से टैक्स कर लगाने से अच्छा न होने के बजाय हमारा अल्टीमेटली लॉस ही हो रहा था। इंडिविजुअल लेवल पर, कंट्री लेवल पर ये मानकर तो सोचा गया कि एक ऐसा मार्केट हो, कॉमन मार्केट होना चाहिए, सब जगह एक ही रूप से टैक्स लगाया जाना चाहिए, यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड हो, किसी को परेशानी न हो, टैक्स को इवेड न करे, आसानी से टैक्स दे, और साथ में इसके साथ साथ एक ही डिजिटली लाया जाए कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर होगा कॉमन होगा, ऑनलाइन जो जीएसटी भरने का सिस्टम होगा कॉमन होगा, और ऑनलाइन ही भर सकते हैं, पेपर वर्क की जरूरत ऐसे नहीं है, तो लोग कंप्लायंस सही होगा, सही तरीके से लोग कर पाएंगे। रूल एक ही रहेगा तो ज़्यादा वो डिस्प्यूट इशू नहीं होगा। डिस्प्यूट मतलब इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, इस स्टेट में, ये सब उतनी विवाद नहीं होगी। बाहर वाले कंपनियों के लिए इजी होगा, यहाँ आके इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ की भी कंपनी जो डिफरेंट स्टेट में फैलना चाहते हैं तो उनके लिए भी इजी होगा। ये करके जीएसटी को लाने का ये पर्पस था, समझ गए? तो लोग का बेनिफिट, कंपनी का बेनिफिट, देश का बेनिफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो और सब लोग टैक्स देने में पार्टिसिपेट करें। टैक्स देने में लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो के कहीं ना कहीं इसको लोग इंजॉय करें, और टैक्स देने से लोगों को बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट होता है कि अगर आप टैक्स पेयर हो, रेगुलर टैक्स पे करते हो, तो अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसमें देखना होता है क्या रेगुलर आप टैक्स पे करते थे, इनकम कितना है। कितना भी इनकम आपका बहुत है, अगर बैंक में रिकॉर्ड नहीं है तो आपको बैंक टैक्स नहीं देगी। भले करोड़ों रुपए का रेंट आता है, आपको टैक्स नहीं पे करते हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर बैंक में ट्रांजेक्शन है तो बैंक में दिखेगा, बैंक में दिखेगा तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो फिर नहीं तो इनकम टैक्स, ईडी, वो सब आपके पीछे पड़ेंगी। और इनकम टैक्स, ईडी जनरली कम वाले सेल पैसे पर नहीं ध्यान देते, तुम बहुत ज़्यादा अमाउंट पर। कोई महीने का अगर ऐसा है कि अगर मैं ऐसे रफली बता दूं, कोई बिजनेस से 2.5 लाख 3 लाख, बहुत सारे लोग हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पर महीने कमा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं है। बहुत अगर ऐसा पकड़ा जाए ना, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। और टैक्स अगर पे भी कर रहे हैं तो बहुत कम पे कर रहे हैं। ये था जीएसटी को लाने का पर्पस, समझ में आ गया? अब चलते हैं, ऊपर से चलते हैं, देखें। एक तो कॉमन मार्केट, कॉमन नेशनल मार्केट, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं, अब बाकी सब मैंने इजीली वे में अपना टैक्स पे कर सके, टैक्स फाइल करने का सिस्टम इजी हो जाए, यूनिफाइड हो जाए, कहीं भी सब जगह एक ही लॉ अप्लीकेबल हो, टैक्स का लोगों को बर्डन ना हो, और सरकार को भी कलेक्शन ज़्यादा हो, बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करे, टैक्स ज़्यादा बढ़े। तो ये था टैक्स का। अब है एक एक करके चलते हैं। देखो सेंट्रल, पहले जीएसटी काउंसिल के बारे में चलते हैं। जीएसटी काउंसिल स्टेब्लिश होगा, उसके मेंबर कौन होंगे बता दिया, 60 दिन के अंदर करना है। जीएसटी काउंसिल में क्या होगा कि जो आपस में बैठकर क्या होगा, एक रिकमेंडेशन करेंगे अपने सरकार को, या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगा कि स्टेट को या सेंट्रल को रिकमेंडेशन मिल दिया जाता है, या बात करके डिस्कशन होता है कि कौन सा सामान पर कितना टैक्स लगाना है, किसको जीएसटी में रखना है, किसको जीएसटी से बाहर रखना है, यानी किस पर टैक्स लगे, किस पर ना लगे, अगर टैक्स लगे तो टैक्स कितना लगे, टैक्स का स्लैब कितना होगा। स्लैब मतलब
है ना कि 5 लाख से इनकम होगा तो अगर आपका महीने का अगर 5 लाख से इनकम है तो इतना परसेंट, अगर 12 लाख से इनकम है तो टैक्स और ज़्यादा देना पड़ेगा, 18 लाख से इनकम है तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे से है स्लैब बनना, कितना बीच का इनकम है तो इतना टैक्स, इससे ज़्यादा ऊपर इनकम रहेगा तो इतना टैक्स। ठीक है, तो स्लैब टैक्स कलेक्शन होगा तो किसको कितना देना है, सेंटर को कितना पोर्शन जाएगा, स्टेट को कितना पोर्शन जाएगा, ये है टैक्स। और बात बीच बीच में कि और कब बढ़ाना है, अब किस पर घटा दिया जाए। और अगर सरकार के पास पैसे कम रहे, स्टेट के पास या सेंटर के पास, तो मीटिंग में होगा कि भाई हमारे पास पैसे रेवेन्यू कम हो रहा है, कम आ रहे हैं, हमें अब और ज़्यादा काम करना ज़्यादा पड़ रहा है और ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो कब टैक्स कब बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, किस पर बढ़ाया जाए। कोई डिजास्टर कहीं आया, कहीं भूकंप आ गए, कहीं जो साइक्लोन आया, अर्थक्वेक आएगा, उसको ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो टैक्स को और कैसे चेंज किया जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में बैठकर मीटिंग, ये सब का हमेशा डिस्कशन होगा, कितना देना है, कितना लेना है, किसको कितना शेयर बनेगा, कौन आइटम रहेगा, कौन आइटम इसमें नहीं रहेगा, किसको निकाल दे, ये सब। ये हो गया आपका, मैंने बता दिया जीएसटी काउंसिल के बारे में। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, जीएसटी का जो अमाउंट है, जो हिस्सा जाएगा सेंट्रल को सेंट्रल जीएसटी, जो हिस्सा जाएगा स्टेट जीएसटी। ठीक है, ये हुआ। अब है कि इस जीएसटी वाले में बहुत सारे टैक्स को मर्ज कर मिलाया गया, सेंटर के टैक्स को और स्टेट को, और पर कुछ को नहीं। जैसे मैं बता दूं, पहले तो किसको किसको मर्ज किया गया मैं बता दूं। सेंट्रल लेवल पर देखा जाए, सेंट्रल लेवल पर देखा जाए और स्टेट के, तो सेंटर के जो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट में जो टैक्स थे, जैसे देखा जाए तो आपका आ गया बहुत सारे टाइप के आपके कस्टम ड्यूटी, इन कस्टम ड्यूटी हो गया, उसको इसमें जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, कस्टम ड्यूटी के साथ आ गया, उसके साथ आपका आ गया सेल्स टैक्स आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, और इसको कस्टम ड्यूटी में एक होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का ही टाइप है, जो सामान को कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर लगाया जाता है, ड्यूटी लगाया जाता था, काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। ठीक, एक्साइज ड्यूटी बता दिया। तो सेंटर के कुछ इस टैक्स को है जो मर्ज किया गया जीएसटी में, स्टेट के भी ऐसे कुछ टैक्स को, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंटर का भी जो सर्विस टैक्स हुआ उसको भी मर्ज किया गया इसमें। साथ में स्टेट में जो एंट्री फी होता है, ऑक्ट्रॉइड बोलते हैं उसको, उसको मर्ज किया गया, इसमें मर्ज किया गया, इसमें आप जीएसटी में मर्ज किया गया। तो ऐसे स्टेट के बहुत सारे कुछ टैक्स को फिर स्टेट, जो सेंटर स्टेट के लिए जो सर्विस टैक्स जो डिसाइड करती थी, उसको मर्ज किया गया। तो कुछ सेंटर के टैक्स को, कुछ स्टेट को टैक्स को इसमें मर्ज किया गया, मर्ज करके जीएसटी का फॉर्म दिया गया। समझ गए? तो ये हुआ आपका ये यूनियन